अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज से हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। टुडे विल टॉक अबाउट ओल्ड इंग्लिश लिटरेरी पीरियड एंड मिडिल इंग्लिश लिटरेरी पीरियड और मिडिल एज। ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज़ ऑल्सो नोन एज एंग्लो-सैक्सन and this era starts from 670 to 1100। कुछ और भी हिस्टोरियन हैं जिनके नज़दीक ये जो है वो 450 से शुरू होकर 1066 तक जो है ना ये ईरा जाता है। और कुछ बुक्स में इसको 600 से लेकर 1100 तक भी लिखा गया है, कहा गया। और ये जो है 660 से लेकर 1100 तक भी कहा गया, 670 से लेकर 1100 तक भी कहा गया। मुख्तलिफ जो हैं हिस्टोरियन उन्होंने इसको मुख्तलिफ जो है वो एज से शुरू करके ख़त्म किया है। लेकिन ये है कि इसके अगर हम हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ इसको एसोसिएट करें तो ये जो है एंग्लो सैक्सन्स ने जब इस जगह को जिसको एंगल लैंड कहा जाता था, एंगल लैंड, तो जिसको आजकल हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, तो उनको इस रीजन को ऑक्यूपाई किया था 450 में। और फिर उसके बाद जब एंग्लो सैक्सन का पीरियड ख़त्म होता है, वो कैसे ख़त्म होता है, जब एंग्लो नॉर्मन जो हैं, जो नॉर्मंडी से तल्लक रखने वाले लोग थे, उन्होंने इनके ऊपर जो है वो अटैक किया और उसके बाद उन्होंने वो कंट्रोल संभाल लिया उसी रीजन का। तो वो बेसिकली उन्होंने 1066 में इस रीजन का कंट्रोल संभाला था। इसी वजह से उस एज को एंग्लो नॉर्मन एज है, उससे ऑनवर्ड जाना जाता है। अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो क्या है कि जो इंग्लैंड, जिसको आजकल हम इंग्लैंड कहते हैं, तो अब इंग्लिश वो भी रेस कह लो, जो उनके एंसेस्टर्स थे, दे वर लिविंग इन ट्राइब्स, राइट। सो एंसेस्टर्स of British or English race, they used to live in tribes. They lived along the coast known as England of Sweden and Denmark before occupying England. So जो स्वीडन और डेनमार्क जो है उसके साथ जो कोस्ट है वो वहाँ पे रहा करते थे। ड्यूरिंग रोमन ऑक्यूपेशन ऑफ ब्रिटेन दीज ट्राइब्स केप्ट द ब्रिटिश कोस्ट ऑन टेरर। तो जो रोमन थे उन्होंने भी इस रीजन को ऑक्यूपाई किए रखा है, और ये जो ट्राइब्स हैं इन्होंने इसी कोस्ट को जो है वो ऑन टेरर रखा है। दे लाइक अदर नेशंस sang the songs of religion, war and agriculture while England was a Roman province. So Anglo-Saxons Saxons were basically Romans. तो रोमन्स का ये प्रोविंस था इंग्लैंड जिसको कहते हैं। तो उस दौरान जो है ये बाकी सारी कौमों की तरह ये सॉन्ग गाते रिलीजन के, वार के और एग्रीकल्चर के। सो ये जो है ट्रेडिशन वो ऑलमोस्ट हर इलाके में वो पाई जाती है कि इन्हीं जो है ना वो तीनों चीज़ों पे गीत जो है वो लिखे जाते, गाए जाते हैं। अच्छा, लिटरेरी डेवलपमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो देखते हैं तो पोइट्री इज़ lost but fragments left. For example, Wordsworth describes continental chords. ये कुछ सारी पोइट्री जो है उसको तो नहीं वो प्रिजर्व किया जा सका, लेकिन कुछ फ्रैगमेंट्स बच गए थे। जैसे वर्ड्सवर्थ हैं तो it describes continental chords. Then Waltair deals with theme of battle. Again war of battle आगे Beowulf, adventures of Beowulf who is a hero. It's full of references of great events. So इस एज के जो events थे, this book basically has a good account of all those events. तो ये जो Beowulf है उसके अंदर वो सारे पाए जाते हैं, और ये जो Beowulf है ये बेसिकली हीरो के नाम पे ही है ये पोएम का टाइटल। जहाँ तक रिलीजियस थीम्स का तल्लक है तो क्या रिलीजियस थीम्स है सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोइट्री आफ्टर एम्ब्रेसिंग क्रिश्चियनिटी। प्राइमरली दीज पीपल who now we
नो एज द इंग्लिश। तो ये शुरू में जो है ना, जो जब ट्राइब्स में रहते थे तो इनका रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी नहीं था, बाद में जो है ना ये कन्वर्ट हुए। Cadman, a religious poet, wrote the story of fate of man from creation and fall of redemption, fall to the redemption। तो ये एक रिलीजियस पोइट था जिसने इंसान की जो है ना स्टोरी ऑफ फेट ऑफ मैन फ्रॉम क्रिएशन टू फॉल जो है ये सारी उसने उसमें लिखी। देन सिन वुल्फ है, क्राइस्ट इज़ हिज फेमस पोएम। ये जहाँ ये ना समझिएगा कि ये स्पेल की मिस्टेक है, ये बेसिकली करेक्ट स्पेल ही हैं उस दौर में जो टाइटल दिया गया जिस तरह से लिखा गया था। मेट्रिकल नरेशन ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री अपॉन अर्थ, ये क्राइस्ट की मिनिस्ट्री है, क्राइस्ट मिनिस्ट्री अपॉन अर्थ जो है उसको इसमें मेट्रिकल फॉर्म में नरेट किया गया है। देन एंग्लो सेक्शन प्रोज, आफ्टर पोइट्री वी सी प्रोज। It has a tendency of observance of the rules of ordinary speech. It is in religious instructions and known figure Alfred, King of Wessex, who translated Latin Chronicle in English. Alfred और King of Wessex जो है उसने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, जो कितनी ही लैटिन में लिखी हुई क्रॉनिकल्स थी। So if we want to conclude this age, we can say that the people who belong to this age, mean old age, or in other words you may call it Anglo-Saxon age, their literature reflects what? 5 great principles of Anglo-Saxon life. First one is love of personal freedom, then responsiveness to nature, then religion, then love for womanhood, and lastly struggle for glory. So literature written during Anglo-Saxon period was having these 5 great principles, and all of these 5 principles have been mentioned here. Right, then there comes Middle English or Anglo-Norman or Medieval English or Latin control over England। इसमें भी ये है कि 1100 से 1500 आसानी से याद रखने के लिए आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से राउंड फिगर याद रखना आसान होगा। लेकिन ये है कि एंग्लो नॉर्मन जो है ना, इन्होंने जब कंट्रोल संभाला था इंग्लैंड का, तो वो 1066 वो था साल जिसमें इन्होंने संभाला। इसी एज को एंग्लो नॉर्मन को मिडिल इंग्लिश भी कहते हैं, मिडिवल एज भी कहते हैं, एंग्लो नॉर्मन एज भी कहते हैं, और लैटिन कंट्रोल भी कहते हैं, बिकॉज लैटिन वाज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज एंड ऑब्वियसली दे इग्नोर्ड लैटिन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, एंड दे प्रेफर्ड लैटिन लैंग्वेज टू इंग्लिश। If we go for the background, Normans, the word is from Normandy, France, defeated Anglo-Saxon king at Battle of Hastings in 1066। ये उन्होंने नॉर्मंडी जो कि नॉर्मंडी फ्रांस से तल्लुक़ रखने वाले नॉर्मन्स थे, इन्होंने बैटल ऑफ हेस्टिंग जो है उसमें मात दी, उनको शिकस्त दी एंग्लो सैक्सन्स को, और तख्त को संभाला। They employed scholars to revive knowledge, chronicles to record great events, minstrel to celebrate the victories, or sing of adventure and love, song of adventure and love। तो इन्होंने जो है कुछ स्कॉलर्स को इम्पोर्ट किया, और जो अपने इवेंट्स थे उनको उन्होंने लिटरेरी शक्ल में प्रिजर्व किया लिखवाने के बाद। Then Normans, especially the clergy, insisted on the use of Latin, the nobility on the use of French. No one of influence saw the utility of English as a means of perpetuating thought, and no new work in local language happened to appear for about 3 centuries। अब ये देख लोगे किस तरह से उन्होंने जो है क्लर्जी में जो थे नॉर्मन्स के, उन्होंने लैटिन का यूज़ वो करवाया, और जो फ्रेंच नोबिलिटी थी वो भी इसी को यूज़ करती थी। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो है उससे प्रेफरेंस किसको मिली, लैटिन को मिली, और इस तरह से
फिर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 3 सेंचुरीज तक उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया और वो इग्नोर्ड रही। वैसे भी जब वो फ्रेंच जो पीपल थे उन्होंने इंग्लैंड को रूल करना शुरू किया, इंग्लैंड को ऑक्युपाई किया और इस तरह से उन्होंने इंग्लैंड को कॉलोनाइज़ किया, तो इसलिए ये जो पावरफुल होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज पे प्रेफरेंस दे सकते हैं। एंड बाय द वे दिस वाज व्हाट हैड बीन डन विद अस आल्सो। हमारी अपनी लैंग्वेज जो लोकल थी उसके ऊपर इंग्लिश को प्रेफरेंस मिली। यस, नाउ वी टॉक अबाउट लिटरेरी डेवलपमेंट। Firstly, there comes the romances. Romances, important for stories, were borrowed from Latin and French resources. For example, stories of King Arthur, the War of Troy, and mythical doings of Charlemagne and Alexander the Great. So ये जो Charlemagne है ये फ्रेंच टिपिकल जो है वो वर्ड है, और ये जो रोमांसेस हैं मीन ये स्टोरीज जो हैं बाकायदा तौर पर लैटिन और फ्रेंच जो रिसोर्सेज थे वहाँ से वो बोरो की गई। किंग आर्थर को देखें, वॉर ऑफ ट्राय देखें, मिथिकल ड्राइंग्स ऑफ अलेक्जेंडर एंड शार्लमानी देखें, तो ये सारे के सारे जो हैं वो स्टोरीज़ वो बेसिकली लैटिन और फ्रेंच रिसोर्सेज से हैं। देन द मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेज। मिरेकल और मिस्ट्री प्लेज, इसकी डेफिनेशन देखें तो अ मेडिवल play representing episodes from the life of the saint or martyr। यानी इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है कि जो सेंट या मार्टर होते थे उनकी लाइफ से ली गई जो डिफरेंट एपिसोड्स थी वो इस प्ले में जो है वो रिप्रेजेंट की जाती थी। द बाइबल स्टोरीज रिप्रेजेंटेड scene by scene including the man's creation, fall and banishment from Garden of Eden. More importantly, the matter of Old Testament and life of Christ in the New। अब ये है कि जो मिरेकल या मिस्ट्री प्लेज हैं उनमें ये जीसस क्राइस्ट की जो स्टोरीज़ हैं, यानी बाइबल में जो जितनी स्टोरीज़ दी जाती थी हालांकि उसमें ये भी शामिल है मैंस क्रिएशन, फॉल और बैनिशमेंट फ्रॉम गार्डन ऑफ ईडन, यानी किस तरह से इंसान की तख्लीक हुई, किस तरह से उसको फॉल हुई और किस तरह से जन्नत से निकाला गया, गार्डन ऑफ ईडन से निकाला गया, वो सारे भी इसमें शामिल हैं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो लाइफ है उसके कितने मैटर्स जो हैं उनको इसमें बाकायदा तौर पर परफॉर्म करके बेसिकली उसका मकसद क्या होता था कि वो टीचिंग थी एक तरह की। इट फ्लरिश्ड इन द रेन ऑफ हेनरी सेकंड टू दैट ऑफ एलिज़ाबेथ, यानी ये एलिज़ाबेथ एज तक जो है हेनरी सेकंड से लेकर ये मिरेकल या मिस्ट्री प्लेस जो हैं ये इन फैशन रहे हैं। देन मोरालिटी प्ले है। अब इसमें देखें तो डेफिनेशन इसकी एन एलेगरिकल प्ले पॉपुलर इन 15th and 16th centuries, कैरेक्टर्स पर्सोनिफाइड वर्चूज एंड वाइसेस। अब ये 15वीं और 16वीं सदी जो है उसमें ये प्ले पॉपुलर रहे हैं, और ये एलेग्री जो कि एक फिगर्स ऑफ स्पीच में से है या आप लिटरेरी डिवाइसेस भी इसको कह सकते हो, उसमें ये उसमें से है। तो ये कैरेक्टर्स बेसिकली पर्सोनिफाई की जाते थे, कैरेक्टर्स और जो उनकी खूबियाँ होती थी, ठीक है, उनको पर्सोनिफाई करके बयान किया जाता था। जैसे कि ये टाइटल आपको या टर्म यूज़ की गई मोरालिटी प्ले से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इनका मकसद क्या था, कि इनका मकसद सिर्फ एक ही था और वो था moral teaching। Protagonists are the abstractions like mankind, human race, pride of life। यानी जो इसमें प्रोटैगनिस्ट होते थे यानी वो जो कैरेक्टर होते थे वो बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट्स हैं ना उन्हीं पर मबनी होते थे। इसी वजह से उनको पर्सोनिफाई भी किया जाता था, जैसे मैनकाइंड, ह्यूमन रेस, प्राइड एटसेट्रा। देन वी हैव अनदर मेजर नेम William Langland। His lifespan is from 1332 to 1386। He is the greatest poet of Middle Ages। His famous poem is A Vision of P.S. the Plowman, a classical work it is,
This poem is a satire on corrupt religious practices. It represents the dissatisfaction of a lower and the more thinking class of the society, right? So ये आप देख लें कि उस दौर में भी करप्शन थी जिसको वो बाकायदा तौर पे बयान किया गया, और जो मिडिल क्लास थे उनकी डिससेटिस्फेक्शन जो है वो इसमें भी दिखाई गई है। देन वी हैव जॉन गावर, उसका लाइफ स्पैन जो है वो 1330 to 1408 है। ही रिप्रेजेंट्स इंग्लिश कल्मिनेशन ऑफ दैट कंट्री मेडिवल पोइट्री। ही इज़ अ ग्रेटेस्ट स्टाइलिस्ट। ही इज़ मेनली अ नैरेटिव पोइट, मीन moralist. His work are confession romantic collection of stories. It is then this poem is conversation between poet and a divine interpreter. It's an encyclopedia of the art of love and satirizes the vanities of the current time. So ये जो है उसमें आर्ट ऑफ लव का इंसाइक्लोपीडिया से मतलब क्या है कि उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जो अवेलेबल होती हैं उसमें मौजूद होती हैं, और फर्दर ये है कि ये उस दौर की वैनिटीज़ को भी सैटिराइज करता है। देन वी हैव another big name, and the age is also known by this person. मेन ये जो ऑथर है इसके नाम से बगैर तौर पे एज भी जानी जाती है, एज ऑफ चॉइस जिसको कहा जाता है। इसकी जो बर्थ है उसको साथ में क्वेश्चन मार्क है, तो इट मीन दैट इज़ नॉट दैट क्लियर। इसके लाइफ स्पेन जो 1340 to 1400 है। बायोग्राफी अगर इसकी देखते हैं तो ये ऑथर है, पोएट है, फिलासफर, ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट। लिव ड्यूरिंग 14th सेंचुरी, और उसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है। ही वॉज द सन ऑफ अ वाइन मर्चेंट। ये जो है ना वाइन मर्चेंट जो है उसका बेटा है। एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, he was an educated person. He served in royal households in admin positions, able to travel far the crown to France and Italy. ये जो रॉयल फैमिली के साथ था और इस तरह से उस वहाँ पे जॉब भी करता था, ब्यूरोक्रेट था, डिप्लोमेट था, इस तरह से उसको फ्रांस और इटली वगैरह जो है इसने ट्रैवल किया हुआ था। वैरायटी ऑफ जॉब ही डिड। ही विटनेस द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल चेंजेस है उसने वो बहुत अच्छे से देखी थी, और ओबियसली उसने ऑब्ज़र्व भी की थी सारी चीज़ें। और उन्हीं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद जो इसका मेजर वर्क है कैंटरबरी टेल्स, और इस तरह से जो उसका प्रोलॉग है वो भी हम देखते हैं तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट वी हैव हिज लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। चौसर के लिटरेरी कंट्रीब्यूशन जो है उसके पीरियड को या उस दौर को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। फर्स्ट पीरियड जो है वो फ्रेंच मॉडल कहलाता है क्योंकि उसने फ्रेंच वर्क को ट्रांसलेट किया। सेकंड पीरियड जो है वो इटालियन इन्फ्लुएंस जो है उसमें इटालियन लिटरेचर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हमें नज़र आता है। आप ये देख लें कि क्या स्पेशली डांटेस डिवाइन कॉमेडी और बोकाचियो की जो पोएम डेकामेरॉन है उसका इन्फ्लुएंस हमें इसमें सेकंड पीरियड में ज़्यादा नज़र आता है। जहाँ तक बात है थर्ड पीरियड की तो उसको क्रिएशन भी कहते हैं, और वो इंग्लिश लिटरेचर है जिसमें उसने लेजेंड ऑफ द वुमन लिखी है पोएम, जो कि हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। देन जो है उसकी पोएटिक अचीवमेंट के तौर पर हम कैंटरबरी टेल्स देखते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास इसकी जो बुक हैं फर्दर उसकी लिस्ट में देखें तो बुक ऑफ डचेस है, दैट इज़ बेसिकली एन एलजी फॉर ब्लॉन्श ऑफ लैंकास्टर। फिर एनेलिडा अरसाइड है, हाउस ऑफ फेम है, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है, लेजेंड ऑफ वुमेन, रॉयल्स एंड क्रेसेड और कैंटरबरी टेल्स। ये इसके जो मेजर लिटरेरी वर्क्स हैं जिनका मेजर हम इसकी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं वो इसमें शामिल है। होप यू पीपल हैव एंजॉयड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।